नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और एक बार फिर से बहुत ही यूनिक ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले महीने मैंने शेयर किया था मेरे पिछले पूरे साल की ऑप्शंस में कैसा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। परसेंटेज में बात करता हूँ हमेशा। और आज बात करूँगा पिछला एक महीना जिसमें इतना उतार चढ़ाव था। और आपने नोटिस किया होगा, मैं भी हॉलीडेज़ पर था, तो उस पूरे पीरियड में ट्रेडिंग कैसी रही, मैंने कैसे नेविगेट किया, क्या मैं अपने आप को बचा पाया कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन सेलर हूँ मैं। यू टर्न्स, बिग मूवमेंट मेरे को हमेशा ही बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, तो उसकी पूरी बात करेंगे। याद रखिए, ऑप्शंस का वीडियो है तो ट्रेडर्स के लिए ही है, औरों के लिए नहीं है। तो पहला फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना हमारा किसी तरह से गुजर गया। अभी 4 दिन बाकी हैं। वैसे तो मंथली एक्सपायरी हो गई, लेकिन मैं 4 दिन इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ रिकवरी करनी है, और 4 दिन इसके लिए मेरे बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नहीं, एक्चुअली 3 दिन ही है, क्योंकि एक्सपायरी इस बार 30 तारीख को है, वो 1 मई वाली है, लेकिन 30 तारीख को छुट्टी है। तो चलिए बात करते हैं कि इस महीने जिसमें निफ्टी ने 4000 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया ऊपर से लेकर नीचे तक, और बैंक निफ्टी ने तो 10,000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव दे दिया, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। इस पूरे मूवमेंट में हमने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मार्केट में, कुछ ना कुछ बड़ा हो ही जाता है। कितनी बार हुआ, पिछले 4 साल की अपनी समर की हॉलीडेज़ की बात कर रहा हूँ। 2022 में हम लोग यूएसए में थे हॉलीडेज़ में, और उस समय मार्केट ने इतना भूचाल मचाया। एक तो मेरा बहुत बड़ा लॉस वाला मंथ भी गया, दूसरा हॉलीडेज़ में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ गया। फिर 2023 में हम हॉलीडेज़ में कश्मीर में आपको पता ही है, फोटोज़ में देखता तो मेरे को याद आता है हम लोग जब पहलगाम गए थे, मिनी स्विट्ज़रलैंड गए थे, तब क्या क्या हुआ था। खैर, उनसे तो सरकार निपट ही लेगी, निपटना भी चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन उस समय, वैसे तो हॉलीडे भी 10 दिन का ही था, उस समय मार्केट ने फ्री मनी दिया, ईजी मनी दिया, पोजीशन लगा के बैठ गए, और पैसा हर रोज़ लगभग आता रहा। उसके बाद पिछले साल की बात है, पिछले साल हम लोग यूएसए और मेक्सिको गए थे, तो उसमें भी थोड़ी ट्रेडिंग की, थोड़ा पैसा बना, इतना भी नहीं बना, लग रहा था एक बार क्योंकि पोजीशन लगा के ही क्यों गए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर को लगता है कि यार थोड़ी दूर की पोजीशन लगाओ तो अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन इस बार जो धमाका हुआ, जो भी हो, उसके पूरी की पूरी बात आपसे करेंगे कि कैसे हमने मार्केट्स को नेविगेट किया इस पूरी इतनी वॉलेटाइल मार्केट में। तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमारे साथ क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो पूरी की पूरी बात करेंगे आपके साथ कि कैसा मेरा ट्रेडिंग रहा, तो पूरे नंबर्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। याद रखिए दोस्तों कि मेरे एडजस्टमेंट में माइंडसेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, खासकर ऑप्शन सेलर के लिए सेटअप बनाना सबसे आसान काम लगता है कि यार सेटअप बन गया, उसको देख के इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर लगती है कि चलो यार अब तो मोटा पैसा आएगा। लेकिन उसके बाद जो धमाल शुरू होता है, उससे तो बस भगवान ही बचाए। आपके लिए मैंने कैसे नेविगेट किया वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने लॉस किया तो आपको ये समझाऊंगा कि क्या गलतियां मैंने की, प्रॉफिट किया तो मैंने क्या सही किया वो समझाऊंगा। तो आपके लिए वो लर्निंग ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरा अपना बैंक अकाउंट है, मेरे लिए मेरा P&L, मेरा प्रॉफिट लॉस भी बहुत ज़रूरी है। और साल का पहला महीना था, कहीं ना कहीं ट्रेंड सेट हो जाता है, तो इतना गंदा मंथ जाता है तो उसका भी डर लगता है कि आगे आगे क्या होगा। तो मेरी अपनी ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है कि इस बार मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अप्लाई करूँगा, तो सबका सब आपके साथ मैं शेयर करूँगा। याद रखिए दोस्तों, मेरी कैपिटल काफ़ी बड़ी है, तो मैं कभी परसेंटेज टर्म से बात करूँगा, और परसेंटेज टर्म, और आपको बताऊँगा 10 लाख रुपए में मैंने अगर ये किया होता तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होता। पूरा एग्जैक्ट नंबर आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। पर हाँ, इस महीने मेरे को हॉलीडेज़ पर जाना था, 4 तारीख को हम लोग निकले थे, तो मैंने बेसिकली केवल आयरन कॉन्डोर्स बनाए थे, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। पूरी कैपिटल उसमें लगा दी थी, दूर दूर का आयरन कॉन्डोर बनाया था। सोचा था कि आराम से महीना कट जाएगा और फ्री में पैसा बन जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा क्या लेने के देने पड़ गए, पढ़े भी या नहीं पढ़े, वो पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अब जल्दी से जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर, और आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये महीना कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेरे अप्रैल की ऑप्शन ट्रेडिंग की, स्ट्रगल्स की, समरी की, कितना मुनाफा कितना नुकसान, पूरी की पूरी बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन सेलिंग है, तो डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए देखते हैं, ये है पिछले पूरे महीने का निफ्टी। अगर आप देखो, ये 1 तारीख है, 1 अप्रैल से यहाँ पे मार्केट 23,400 के आसपास थी, और 23,400 से नीचे गिरते गिरते ये पॉइंट आ गया 21,700 के आसपास, तो लगभग 1800 पॉइंट का नीचे। और फिर उसके बाद हम वापस ऊपर चढ़ते चले गए, तो हाईएस्ट पॉइंट ये था 24,400 का। तो 1800 पॉइंट नीचे के बाद निफ्टी गया लगभग, कितना हो गया, 2600 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद वापस 300 पॉइंट नीचे। समझ लीजिए 5000 का शुद्ध निफ्टी ने मूवमेंट दिया है।
और इस मूवमेंट में इतने बड़े बड़े गैप अप्स भी हैं। और इंडिया विक्स, अगर आप देखो इंडिया विक्स देखना ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया विक्स का सारा खेल है, उससे के सारे ट्रेडिंग प्रीमियम्स सब मार्जिन ये सब कुछ आइडेंटिफाई होता है। तो अगर आप देखो तो इंडिया विक्स जो पहले ही थोड़ा नॉर्मल था, फिर थोड़ा हाई हुआ 13-14 के आसपास, लेकिन फिर ये जो शूट अप कर गया 22-23 के भी ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे आया तो 22-15 के नीचे भी आ गया, लेकिन वापस थोड़ा हाई पे 17.2 के ऊपर बंद हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी पर एक ऑप्शन सेलर के लिए ये वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा किलिंग हो सकती है। पैसा बनाने वालों ने बहुत मोटा पैसा बनाया भी होगा, लेकिन कभी कभी विनाशकाली विपरीत बुद्धि जरा इंसान की ज़्यादा होती है। गलत टाइम एडजस्टमेंट, गलत एडजस्टमेंट, ये सब करते करते क्या हुआ, तो हम तो गए हुए थे छुट्टी पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उनमें कई बार कई जगह पे सिग्नल्स भी नहीं था। तो ऐसे में मैं क्या क्या कर पाया वो आपको दिखाऊंगा। तो डे बाय डे आपका लेंगे, तो अगर आप देखो तो ऊपर निफ्टी है और नीचे इंडिया विक्स है, तो बीच में लाइन है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ निफ्टी और इंडिया विक्स हमेशा एक मिरर इमेज की तरह होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इस बार ऑपोजिट इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी रफली आपको दिख रहा होगा एक ऑपोजिट पिक्चर बनी हुई है निफ्टी और इंडिया विक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 तारीख की, यानी कि 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मैं अभी भी बैंगलोर में ही था और अपनी ट्रेडिंग अपने हाथ से कर रहा था। तो 1 अप्रैल को क्या होगा, अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर थी, उससे पहले थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुई, लेकिन छोटी सी रेंज थी, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ। इंडिया विक्स भी नैरो रेंज में ट्रैवल करता, तो ईजी डे था अपने लिए और हमने 1 अप्रैल को 0.02% पैसा बना लिया। मैं इस बार बहुत डिटेल में ना जाके जनरली मैं डिटेल्स देता हूँ कि उस दिन मैंने कितना लॉस बुक किया और कितना प्रॉफिट खुला छोड़ा। इस बार मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। डे बाय डे आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट कैसी थी और विक्स कैसा था, और ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारी पोजीशन कैसी रही। तो मेरा प्लान ये भी था कि पहले वीक की मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सा मैं खेला, वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि उसके बाद अगले वीक से मेरे को जाना था। तो कहीं ना कहीं 4 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल से मैं हॉलीडेज पे था, तो 4 अप्रैल तक भी नॉर्मल ट्रेडिंग लैपटॉप से चल रही थी। फिर आया 2 अप्रैल का दिन। 2 अप्रैल का दिन भी अगर आप देखो, देख के या बता सकते हो ऑप्शन सेलर के लिए अच्छे दिन है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में नहीं है, विक्स भी शांत है, और हमने 2 अप्रैल को भी 0.42% काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया। फिर 3 अप्रैल, 3 अप्रैल भी शांत दिन लग रहा है, विक्स भी एकदम उसी पॉइंट पर खड़ा है, तो अच्छा पैसा बन गया। और 3 अप्रैल को हमारा निफ्टी का एक्सपायरी भी थी, तो उसमें ठीक ठाक पैसा बन गया, हमारा 0.23% बन गया। तो जो इंसान महीने में 2% बनाना चाहता है, तो बेसिकली मैं बहुत खुश हो रहा था कि मेरे पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूर की कीमत पहले 3-4 दिनों में निकल गई थी। किसके इस बार 4 अप्रैल में अगर आप देखो तो 4 अप्रैल को मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरी, लेकिन कोई ऐसा खतरा वतरा नहीं लग रहा था उस समय। और हल्का हमने उस समय, क्योंकि फ्राइडे था, तो डीके भी मिला और 0.1% बना लिया, तो टोटल हमारा 0.78% पैसा बन गया। तो मेरे को लग रहा था चलो यार ये महीना अच्छा शुरू है। इसके बाद मैंने क्या किया कि अपना पूरा का पूरा पैसा दूर का स्ट्रैंगल यानी कि एंड कॉन्डोर निफ्टी का बनाया, बैंक निफ्टी का बनाया। मैंने कहा चलो अब हॉलीडे पर जाएंगे और बीच मनी यानी कि फ्री में पैसा बनेगा, पर ऑब्वियसली ऐसा होना नहीं था। आपको दिख ही रहा है कि 7 अप्रैल को मार्केट खुली ही कपड़े फाड़ने वाले लेवल पर। जो मार्केट बंद हुई थी 22,800 निफ्टी, वो हमारा खुल गया यहाँ पर। अगर आप देखो तो ये लेवल है 21,800, तो लगभग हमें 1,000 पॉइंट्स की गड़बड़ मार्केट में हो गई। इतनी बड़ी ये गड़बड़ थी, इतना बड़ा डिप था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो कहर था बहुत ही ज़बरदस्त था, तो इसमें कुछ संभाल ही नहीं पाए। ऑप्शन सेलर कितना संभालता, तो बहुत बड़ा लॉस मेरा -4.45% का हो गया, क्योंकि एक तो मार्केट गिरने से लॉस हुआ, ऊपर से इंडिया विक्स जो चढ़ गया, तो पुट साइड के प्रीमियम तो बढ़ ही रहे थे, कॉल साइड के प्रीमियम भी गिरने को तैयार नहीं थे, तो बहुत बड़ा लॉस 4.45%। तो नेट पहले ही दिन मेरे को याद है हम कामाख्या देवी मंदिर में थे, और इतना बड़ा लॉस तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं से यार ये हॉलीडे का कहर फिर से शुरू हो गया, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तांडव इतना बड़ा आगे तक होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं 4.45% का लॉस हुआ 7 तारीख को ही, और हमें लगा कि चलो यार इतने लॉस पे बात टल जाएगी। लेकिन उसके बाद तो मैंने पूरी की पूरी पोजीशंस अपनी सबकी सब कॉल्स को नीचे ले आया, और एक गलती भी कर दी, वो गलती आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिर अगले दिन मार्केट थोड़ा सा चढ़ी ऊपर, बड़े बड़े मूवमेंट्स रोज मार्केट में आ रहे थे, तो मैंने क्या किया कि थोड़े और अपने लॉसेस बुक किए कॉल्स को और पास ले आया, क्योंकि पुट साइड में लॉसेस बहुत बड़े थे, क्योंकि इंडिया विक्स अभी भी बहुत ज़्यादा हाई था, 18 और 17 18 के 19 के लेवल के आसपास था।
तो कहीं ना कहीं 8 तारीख को भी मेरा 1.15% का लॉस हो गया, तो टोटल लॉस 4.82%। मेरे को लग रहा था भला यही टल जाएगी, लेकिन 9 तारीख को मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, तो फिर भी क्योंकि पोजीशंस ख़राब थी, -0.90% का लॉस 2 तारीख को फिर भी हो गया। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था। तो जो गलती मेरी हुई वो ये थी कि फिक्स इतना हाई था, तो मैं अपनी निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी जो मेरे हेजेस थे पोजीशंस को, तो मैंने कॉल्स को ऊपर सरका दिया। वो इन द मनी भी आ गई, लेकिन पुट साइड में भी लॉस था, तो मैंने उसको अगेंस्ट उसको खड़ा रखा। लेकिन हेज को सरकाने में बहुत डर लग रहा था मेरे को, क्योंकि हज़ार पॉइंट दूर की हेज भी 100 रुपये के ज़्यादा की थी। तो इतना ज़्यादा पैसा देने की मेरी आदत नहीं है। और कहीं ना कहीं किसी किसी दिन मेरे को नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था, कम नेटवर्क मिल रहा था। लेकिन फिर भी इतनी दूर की अगर ट्रेडिंग हो रही है तो दिन में एक ही बार ट्रेड करोगे, तो उतना मौका मैं फिर भी हर रोज़ कहीं ना कहीं से ले ही रहा था। खैर फिर आया 11 अप्रैल का दिन। अब देखो क्योंकि 10 अप्रैल की छुट्टी थी, 11 अप्रैल को गैप अप ओपनिंग हुई, और ये गैप अप ओपनिंग के चलते 1.8% का लॉस हो गया। तो ट्रम्प के टैरिफ का डर भी था, मार्केट रिसेंटली थोड़ा नीचे होकर भी आई थी, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। कहीं ना कहीं मार्केट का जो हमने पूर्वानुमान कर लिया वो लेके हमें तो नेट लॉस 7.52% हो गया। लेकिन मार्केट को अभी भी चैन नहीं थी। उसके बाद आया 3 दिन की छुट्टी। 15 अप्रैल को क्या हुआ, एक और बहुत बड़ा गैप हो क्या रहा था कि बैंक निफ्टी एकदम छप्पर फाड़ कर भागे जा रहा था। तो इस बड़े गैप अप में 3.8% का लॉस और हो गया। मेरा महीने का लॉस 11.32% हो गया। तो हॉलीडे तो मना रहे थे, लेकिन पसीने छूटने शुरू हो गए। इतनी तवांग की सर्दी में -10 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे इंसान। लेकिन वही गलती मेरी बरकरार रही कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में मैं अपनी हेजेस को सरका नहीं पाया। फिर आया 16 अप्रैल का दिन। 16 अप्रैल का दिन फिर से थोड़ा मार्केट, और मैं चाह रहा था मार्केट थोड़ी नीचे आए, लेकिन वो ऊपर चढ़ती चली गई। तो बैंक निफ्टी ने जो पागलपंती दिखाई, उसकी वजह से निफ्टी भी ऊपर जा रहा था, और 1% का लॉस, -12.27। और फिर 17 तारीख तो भयंकर, अगर आप देखो स्क्रीन पर मार्केट ने तेज़ी दिखाई है 22,400 से चढ़ते 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 23,400 से 23,800। तो इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी तेज़ी होगी। तो हुआ क्या कि और 3.8%। तो अगर आप देखो 4% के लगभग मेरा लॉस 3 ट्रेडिंग सेशंस में हुआ, और टोटल लॉस मेरा -16.14% हो गया। तो बहुत बुरा समय ये हॉलीडे का गया। 18 को मैं वापस आया था वहाँ से। 18 को वैसे मार्केट बंद हुई थी, लेकिन इस समय बस एक ये था कि रिस्क बहुत हाई था। और 17 तारीख को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मेरा मार्जिन कॉल आ गया, और ब्रोकर ने, मेरा जो बड़ा अकाउंट है उसकी बात करूँ, छोटे अकाउंट की तो बात अलग है। मैं हमेशा ट्रेडिंग की समरी अपने बड़े अकाउंट से देता हूँ। मेरे बड़े अकाउंट में ब्रोकर ने बैंक निफ्टी की जितनी भी मैंने कॉल सेल की हुई थी लॉस में, 1500 रुपये, 1600 रुपये इन द मनी मेरी जो कॉल्स थी उनको बैंक निफ्टी ने, ब्रोकर ने काट दिया। तो अब कॉल्स तो कट गई। जनरली मैं कॉल और उसकी हेजेस साथ में काट देता हूँ, लेकिन उसकी हेज भी इन द मनी आ गई थी, और मैंने थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके, चांस लेके हेजेस को छोड़ दिया। मैंने चलो हेजेस को आज नहीं काटता, हेजेस को मैं बाद में काटूंगा। तो कहीं ना कहीं जब मैं वापस आया फिर 18, 19, 20, 21 तारीख को, यानी कि मंडे को, पिछले हफ्ते का मंडे, मार्केट ने एक बार फिर से बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन दिया। और उस गैप अप ओपनिंग में मेरी की एक तरह से लॉटरी लग गई, इन द सेंस कि जो मेरी निफ्टी में तो मैं अभी भी बहुत फंसा हुआ था, क्योंकि निफ्टी में हेजेस मैं अभी भी मेरी टच नहीं की थी, लेकिन बैंक निफ्टी की हेजेस के ऊपर चली गई। हेजेस की क्वांटिटी अच्छी थी, तो एक तरह से लॉटरी ऐसी लगी कि 5.22% मेरा गेन हो गया उस दिन। तो कहीं ना कहीं मेरा लॉस थोड़ा कम हो गया। तो मैं दोस्तों, ये लॉस में, ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ है ऑप्शन बाइंग की तरह से हुआ। मैं लाइफ में कभी ऑप्शन बाइंग नहीं करता। ये तो मैंने हेजेस जो छोड़ दी थी उनको पकड़ के रखा, तो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। थोड़ा सा इंडिया विक्स भी मेलो डाउन हुआ, तो मेरे को थोड़ी सी तसल्ली मिली। ठीक है, 17 अप्रैल को अगर मैं वापस जाऊँ, यहाँ पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि यार भी 8-10 दिन की ट्रेडिंग बची है, क्योंकि मैं 30 तारीख तक की ट्रेडिंग काउंट करता हूँ। मेरे दिमाग में बस ये था किसी तरह से इस लॉस को मैं कंटेन कर लूँ। पहली बात तो ये है कि और 5% लॉस ना हो जाए, क्योंकि 20% लॉस मतलब मैं स्टॉक मार्केट से बाहर, ये मैंने सोच रखा है। दूसरा ये कि कुछ रिकवरी हो तो कम से कम ये जो मेरा लॉस है 10% के अंदर आ जाए महीने के लिए,
क्योंकि मेरा, अगर आपको याद हो, फरवरी में मैंने 10% पैसा बनाया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन यहाँ 16% लॉस पे पसीने पसीने हो रहा था। लेकिन एक चीज़ ये है दोस्तों, पहले जब मेरा इतना बड़ा लॉस होता था, मेरे को याद है 3 साल पहले हम लोग अमेरिका में थे, लॉसेस तब भी बड़े थे क्योंकि मार्केट का मूवमेंट बड़ा था, लेकिन तब बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। अब मैं इस सिचुएशन को इतनी बार देख चुका हूँ कि पसीने नहीं आते, कि सिचुएशन से रिकवरी भी मैंने कई बार किया है, लेकिन फिर भी लॉस बढ़ा तो लॉस बढ़ा है ही। 21 तारीख को 5.22% का जो प्रॉफिट हुआ, उससे मैं कहीं ना कहीं लगभग 11% की रेंज में आ गया। फिर अगर आप देखो 22 तारीख को निफ्टी छोटी सी रेंज में मूव किया और इंडिया विक्स अगर वहीं खड़ा रहा, तो थोड़ा सा फ़ायदा ऑटोमेटिकली मिलना ही था। वो थोड़ी पोजीशंस और कम करता गया, पूरी इंटर ट्रेडिंग की, तो उससे मेरा 0.25% का ही गेन हो, भी बहुत ज़्यादा गेन नहीं था। लेकिन अब मैं 10% के पास आता जा रहा था 23 तारीख को, यानी कि वेडनेसडे को। तो बेसिकली थर्सडे को एक्सपायरी होनी थी निफ्टी की, वेडनेसडे को अगर आप देखो तो वेडनेसडे को मार्केट थोड़ा, पहली कैंडल गैप ऑफ ओपनिंग हुई, फिर मार्केट नीचे गिरती गई, लेकिन वापस ऊपर जाके बंद हुई। कहीं ना कहीं इंडिया विक्स भी वही का वही रहा, तो थोड़ा ऑब्वियसली बेनिफिट मिलना था, मिला 0.66% का, और मेरा लॉस 10.0% आ गया। तो मैं खुश था। फिर भी थोड़ा सा मैं गैम्बल करना चाह रहा था एक्सपायरी वाले दिन। जनरली मैं एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि रिकवरी करनी है तो थोड़ा गैम्बल करना है, और कभी कभी सी मर भी आता है इंसान। तो 24 तारीख आई, 24 तारीख को अगर आप देखो मार्केट फिर से छोटी रेंज में रही, थोड़ा नीचे की तरफ का दबाव आना शुरू हो गया। तो उसमें थोड़ी सी इंट्राडे ट्रेडिंग करके मैंने 0.54% बना लिया। तो मेरा जो लॉस था वो ओवरऑल मंथ का 9.47% माइनस हो गया। बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन कहीं ना कहीं 16% के मुकाबले में थोड़ा सा रिकवर कर गया। फिर आई 25 तारीख, अगर 25 तारीख को अगर आप देखो तो वापस बहुत चॉपी, बहुत वोलेटाइल मार्केट थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो अटैक था पहलगाम के ऊपर, पाकिस्तान के टेररिस्ट का, उसकी वजह से मार्केट चॉपी हो गई। लोगों को डर है कि वीकेंड में प्रॉफिट लेके जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि अगर वीकेंड में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक या कुछ ऐसा कर दिया तो स्टॉक मार्केट आराम से खुल सकती है। तो अगर अब उसी के लिए अगर आप देखो तो इंडिया विक्स भी वापस 17 के आसपास पहुंच गया। तो बहुत ही रेयरली इंडिया विक्स 17 के ऊपर होते। मार्केट में प्रीमियम बहुत लिक्विडेटिव है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लालच आ गया, और मैं फिलहाल अगले वीक के लिए थोड़ी सी पोजीशंस बना के बैठा हूँ। और 25 तारीख को अपना अगर आप देखो तो फिर भी अच्छा 1% के करीब और 0.93% मैंने और रिकवरी की। तो अब मैं -8.54% के लॉस पे हूँ महीने का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि 8.54% मतलब हर 10 लाख रुपए के ऊपर मेरे को इस महीने 85,400 रुपये का लॉस है। अच्छा बड़ा लॉस है, कैसे रिकवर होगा नहीं पता, लेकिन मेरे को एक तरह की खुशी भी है, क्योंकि एक पॉइंट पर अगर आप देखो 17 अप्रैल को जब 16.14% मेरा लॉस था, यानी कि हर 10 लाख पे 1.61 लाख रुपीज़ मेरे लूज हो रहे थे। तो देखिए, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, और मैं हमेशा आपके साथ सच बात करता हूँ। मैं डेटा आपको रियल डेटा नहीं दिखाता हूँ, लेकिन अब तक आपको समझ जाना चाहिए मेरे को रियल डेटा दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ सब सच ही है। और सच ही है दोस्तों कि जब 17 अप्रैल को मैं गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे, नहीं तो 18 को आया था, लेकिन जब गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे मैं 18 को था, मैं सोच रहा था इतना बड़ा लॉस कैसे रिकवर हुआ, क्योंकि नंबर तो मेरे को साफ दिख ही रहे थे। खैर हुआ ये कि फाइनली पिछले 5 दिनों में मेरा 76,000 पर 10 लैक्स की रिकवरी भी हो गई, और फिलहाल मैं -8.54% के लॉस पर बैठा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको कुछ मेरा माइंडसेट समझ में आया होगा कि किस तरह की ट्रेडिंग, मेरी ट्रेडिंग बेसिकली आयन कॉन्डोर ट्रेडिंग है, नॉन डायरेक्शनल में खेलता हूँ, और दूर दूर की 500-700 पॉइंट की। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि बड़ा लॉस क्यों हुआ, और बहुत सारे रीजंस हैं इसके, सब आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा कि मेरे को ये बड़ा लॉस क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या थी, और फिर क्या क्या मैंने लेसन लर्न किए इस पूरी की पूरी सीरीज में। सबसे बड़ी गड़बड़ ये होगी कि काफ़ी समय में नो नेटवर्क जोन के अंदर नहीं था, जिसका मेरे को खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि कई बार जब मैं ज़्यादातर पोजीशन देखूँ, ट्रेड करूँ, लेकिन इंटरनेट ही नहीं था, तो कैसे करता। दूसरी चीज़ ये कि ट्रैवल में था, तो सारी ट्रेडिंग फ़ोन पर हो रही थी, तो और लैपटॉप में लेके ही नहीं गया था। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मार्केट के इतने बड़े मूव तो सपने में भी नहीं सोचे थे मैंने। तो जो लैपटॉप के बिना ट्रेडिंग की, उसमें काफ़ी मैं चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाया। जैसे अभी तो मैं हर रोज़ शाम को ऑक्स्ट्रा में डाल के एनालाइज करता हूँ, व्हाट इफ, उन सब का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तीसरा इशू देखिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉब्लम में था कि नेटवर्क जोन एक प्रॉब्लम था, उससे बड़ी प्रॉब्लम लैपटॉप का ना होना था, उससे बड़ी प्रॉब्लम थी मैं ट्रंप के डायनामिक्स को समझ में नहीं पाया
क्योंकि ट्रम्प का दिमाग किस दिन कैसे ख़राब होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कौन समझ सकता है उसको। चौथी चीज़, मार्केट के मूवमेंट को भी मैंने गलत गैस कर लिया। मेरे को उम्मीद ही नहीं थी किसी भी हालत में कि मार्केट वापस इतनी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, ट्रम्प की प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है ना। वो जस्ट थोड़ा सा टेम्परेरी ब्रेक है, पता नहीं 2 महीने बाद ट्रम्प आगे क्या बोले। पांचवी प्रॉब्लम ये थी कि फार पोजीशंस ले ली मैंने, है ना। तो बेसिकली हुआ कि जब मैंने पोजीशन क्लोज कर दी, कुछ पोजीशन जैसे मैंने कुछ कॉल्स में लॉस बुक कर लिए, लेकिन मेरे दिमाग ये कहता कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो मैंने 500 पॉइंट दूर वापस थोड़ी और कॉल सेल कर दी, या बैंक निफ्टी में सेल कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि इतनी ऊपर कहाँ जाएगी। तो जबकि मेरा अपना रूल ये है कि जब एक डायरेक्शन में लॉसेस बुक कर लिए हैं, तो जब तक मार्केट का ट्रेंड ना टूटे उस डायरेक्शन को मेरे को छेड़ना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रूल ब्रेक हुआ। और सबसे बड़ा जो रूल ब्रेक हुआ, सबसे बड़ा जो डर मेरे को लग रहा था कि इतना हाई विक्स था, ऐसे में हेजेस बहुत महंगे थे। 1000 पॉइंट दूर की हेज भी 100, 150, 200 रुपए की थी। तो वो खरीदने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे को लगा था बिना बात के इतना इंश्योरेंस में पैसा क्यों देना। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे रूल बुक ये कहती कि 500 पॉइंट दूर मेरे को निफ्टी में हेज लगाना है, 1000 या 1500 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी में हेज लगाना है। लेकिन इतने महंगे हेजेस थे, तो उनसे जो मैं डरा, बेसिकली अपने ही रूल्स ब्रेक कर लिए। जैसे जैसे निफ्टी की कॉल्स को मैं नीचे मूव करता गया, उनकी हेजेस को नीचे मूव नहीं किया। तो जो मेरा पूरा का पूरा लॉस था ये 17 तारीख को, उसमें से 70% लॉस तो इसी प्रॉब्लम की वजह से था कि मैंने अपनी हेजेस को टाइम पे मूव नहीं किया। तो ये सब मेरे अपने मिस्टेक्स हैं। आशा करता हूँ आपने इनसे कुछ सीखा होगा। इनमें से कोई मिस्टेक आपको अपनी जैसी भी लगी, या मेरे को तो पता है कितने बड़े, मैंने एक्चुअली अपने रूल बुक के हिसाब से मैंने क्राइम किया है, खासकर ये बात के 3-4 चीज़ अगर आप देखो, लेकिन अब कर दिया सो कर दिया, क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि अब मेरा क्या प्लान है। 9% पे मेरा आ गया हूँ, लेकिन अभी ये दिल मांगे मोर 3 दिन और बचे ट्रेडिंग के। तो इस समय मेरी पोजीशंस कैसी हैं? 20% मैं कैश पे बैठा हूँ, 40% पैसा मेरा निफ्टी के वीकली आयन कॉन्डोर में लगा है 30 अप्रैल का, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत लुक्रेटिव है। 1000 पॉइंट्स दूर की निफ्टी की पुट भी 25-30 रुपये के करीब की है, तो छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो आयन कॉन्डोर मैंने 30 अप्रैल के लिए बनाया हुआ है। अच्छी उसमें से गूदा मिल सकता है, भले ही दूर का हो, लेकिन 40% कैपिटल उसमें लगी हुई है। 20% कैपिटल मैंने 20% कैपिटल मैंने निफ्टी के 8 मई के आयन कॉन्डोर में लगाई हुई है, और 20% कैपिटल बैंक निफ्टी के आयन कॉन्डोर मई मंथ की एक्सपायरी में लगाई हुई है। तो फिलहाल ये मेरी ये पोजीशन है, देखते हैं कैसे चलेगा। इस समय मैंने कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइट रहना चाहता था ट्रैवल की वजह से। अगले महीने की मैं जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग है पोजीशन से, वो मैं अगले हफ्ते लगाने शुरू करूँगा, क्योंकि पैसा धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। तो अब मेरा टारगेट ये है कि जैसे मैं 16% लॉस से 9% के आसपास ले आया, मैं चाहता हूँ 1 से 3% और मैं कवर कर लूँ। पता नहीं कवर कर पाऊंगा कि नहीं, कई बार कवर करने के चक्कर में इंसान पैसा डुबा भी देता है, लेकिन इस बार ये अच्छा एटलीस्ट मेरी हेजेस जगह पे है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होने का चांस नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा दिल में इच्छा ये है कि थोड़ा और लॉस कवर कर लूँ तो अच्छा रहेगा। तो इतना तो 100% गारंटीड है कि मेरा अप्रैल महीने का लॉस बड़ा रहेगा। क्वेश्चन ये देखना ये है कि कितना बड़ा रहेगा। फिलहाल में थोड़े से हाई जो प्रीमियम्स हैं अगले हफ्ते के, लेकिन हाई प्रीमियम है तो हाई विक्स भी है, तो खतरा भी इतना ज़्यादा है, पर थोड़ा सा मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो कमेंट्स में लिखिए कि मेरी मिस्टेक से या मेरी ट्रेडिंग से आपने क्या सीखा। एक लर्निंग अगर आपने डाल दी। मैं तो हमेशा कोई भी वीडियो देखता हूँ, मैं लोगों की वीडियोस बहुत देखता हूँ, मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं ट्रेडर्स के बहुत वीडियोस देखता हूँ, और हर एक वीडियो में से 1-2 लर्निंग तो मैं अपनी नोटबुक में लिखता ही हूँ, अपनी ट्रेडिंग से रिलेट करके। तो आप भी लिखिए आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और अगर आपका मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन भी लिखिए मेरे लिए, बिल्कुल सर आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। और अगर आप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके वो भी कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना, उससे मोटिवेशन बना रहता है। और बहुत ज़रूरी सूचना दोस्तों, अगर आप मेरा ऑप्शन सेलर्स का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। उसमें कोई भी हम ट्रेडिंग टिप्स नहीं देते हैं, कोई भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर्स का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन यही है कि आपको एक एग्जिस्टिंग ऑप्शन सेलर होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों का एक तरह से क्लब है, वो एक्सक्लूसिव क्लब है। तो आप उस ग्रुप के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल भरनी पड़ेगी,
तो ये हो गया वीडियो के लिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपके लिए फिर कुछ बहुत ज़बरदस्त लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। जय हिंद।